एक है शालू, एक आत्मकथा। भाग 19। विनोद, माखन का छोटा भाई, 3-4 बरस पहले ही अमरावती शिफ्ट हो गया था। उसका फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम वहीं अच्छा जम गया। स्कूल कॉलेज के समय से ही विनोद को फोटोग्राफी में बहुत रुचि थी। एक दोस्त का स्टूडियो था, उसके स्टूडियो में डार्क रूम में काम करना, तस्वीरों को डेवलप करना आदि सभी कुछ सीख लिया। और शौक की इंतहा ये कि घर के तीसरे माले की छत से लगे हुए एक उपयोग में ना आने वाले गुसल खाने को डार्क रूम में बदल दिया और ढेरों फोटो डेवलप की। शादी के बहुत पहले से ही विनोद की म्यूज तो आरती ही थी, लेकिन ये नहीं बोला जा सकता कि उसने बाकी लोगों की फोटो नहीं खींची। सबकी खूब खींची। विनोद के जाने के बाद डार्करूम स्टोर की तरह ही उपयोग में आने लगा। माखन बीच बीच में लांजी से आते। सुनीता और बच्चे इस नए माहौल और दिनचर्या में अपने आप को ढाल रहे थे। माखन के परिवार के आने से घर में रहने वाले सभी लोगों को अपने लिए निश्चित तौर पर कम हुई जगह और कुछ हद तक कम हुए एकाधिकार की महसूसियत स्वाभाविक थी। जबलपुर का सब कुछ एक अलग अनुभव था, अब तक के अनुभवों से बिल्कुल अलग। सुनीता के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सब कुछ पहचाना होके भी एक अनजानापन था, जैसे सब अपना है लेकिन कुछ भी नहीं। ऐसा लगता जैसे यहाँ के माहौलों की यांत्रिकी ही अलग है। सभी बच्चे मिलजुल कर खेलते और कभी नहीं भी खेलते। कुछ खेल बड़े खासम खास थे। नीचे दादा वाले कमरे में दोपहर में अक्सर एक विशेष खेल खेला जाता। कमरे में एक दरवाज़ा था, उसके ऊपर रोशनदान और लगी हुई एक खिड़की। दरवाजे के सामने वाली दीवार पर अच्छा चिकना प्लास्टिक फिनिश वाला पेंट पुता था और इसी दीवार से लगा हुआ बिछा था एक बड़ा पलंग। अगर दरवाज़ा बंद रखा जाए तो कांच की खिड़की और जालीदार रोशनदान के अलावा प्रकाश आने का और कोई मार्ग नहीं था। घुप अंधेरा करना बहुत आसान था। कमरे और सड़क का तल एक था। अच्छी खासी चलती सड़क थी। सड़क से जो भी गुजरता खिड़की से उसका ऊपरी भाग दिखाई देता और उसकी छाया सामने वाली दीवार पर बनती, ओरिजिनल साउंड इफेक्ट के साथ। बस फिर क्या था, एक बच्चा पिक्चर के लाइव शो के टिकट काटता, शो दिखाने का अभिनय करता और बाकी टिकट खरीदकर दीवार पर चलती फिरती आकृतियों का मजा लूटते। बीच बीच में खुद भी अभिनय में शामिल हो जाते। छज्जे में सीताफल के बीजों का खेल जमता। मिट्टी के 3 उल्टे रखे दियों में से 2 के नीचे जाते 7-7 बीजे और ये बूझना होता कि किसमें बीजे नहीं हैं। हारने वाला बीजे हारता, जीतने वाला बीजे जीतता। बच्चों की संपत्ति उनकी अपनी अपनी डबुलिया में जमा 2-2 के नोट और सीताफल के बीजे थी। ये छज्जा एक और बड़ा अहम भाग अदा करता मुहर्रम में। गलगला, फूटा ताल और सराफा की ओर निकलने वाली गलियों के केंद्र पे खड़े इस मकान के छज्जे से जबलपुर के बड़े बड़े ताजियों के लंबे लंबे जुलूस देखे जा सकते थे। और वैसे ही जब शहनाई और बैंडबाजी की आवाज आती तो दूल्हा और बारात देखने भी झट सब टंग जाते छज्जे पर। लांजी में शालुईतू की चौथी आधी हुई थी। यहाँ जबलपुर में भैया की बेटियां घर के पास ही नरघैया के टैगोर शिशु निकेतन में जाती थीं। इन तीनों का दाखिला भी वहां ही करा दिया। 5वीं तक का ही स्कूल था। स्कूल अच्छा था, बहुत कम जगह में बना हुआ था, लेकिन हर विशेष अवसर को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता। कोई मैदान तो था नहीं, एक छत थी और 15 अगस्त 26 जनवरी में उस छत पर गीत, भाषण आदि के साथ झंडी दौड़, बोरी दौड़, नींबू चम्मच दौड़ और दुनिया भर की दौड़ें होती।
पढ़ाई के विषयों के साथ साथ वार्षिक प्रोजेक्ट और कागज से कलाकृतियां बनाने जैसे विषयों पर भी बराबर समय और महत्व दिया जाता। यह सब शालू ईतू के लिए नया था और रोचक भी। चौथी कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए सुनीता ने शालू के लिए सुझाया अनाज और खड़े मसालों से भारत का नक्शा और माखन को ईतू के लिए सूझा सौर मंडल का 3D मॉडल। दोनों लड़कियों ने थोड़ा थोड़ा हाथ जरूर लगाया, लेकिन असली कलाकारी और मेहनत माखन की ही थी। दोनों प्रोजेक्ट्स का नंबर लगा। शेषु और रानू, भैया की सबसे छोटी, को फलों से संबंधित प्रोजेक्ट करना था। माखन ने बढ़िया पीली मिट्टी से असली फलों को मात देते फल बनाए और एकदम बढ़िया से असली फलों जैसे रंगों में ही रंग दिया। प्राचार्य महोदय मधुर स्वभावी, अधिकांश शिक्षिकाएं भी सरल, लेकिन एक थी हिना मैडम। उनके दिमाग में क्या चलता था या तो वो जानती थी या उनकी एक प्रिय छात्रा। मैडम से लगभग सभी बच्चे डरते, शायद एक वर्ग था जो नहीं डरता था, और इस बात का अंदाजा हो गया था कि ईतू उनको जची नहीं थी। शालू की तो घिघी ही बंधी रहती। शालू विशेष बच्ची थी। उसका होना या ना होना हर किसी के लिए महत्व नहीं रखता था। कुछ के लिए वह अदृश्य थी। एक दिन ईतू कुछ पूछने मैडम के पास गई। जाने वो किस मनोदशा में थी। अपने आप को बहुत होशियार समझती हो, और एक झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। पूरी कक्षा सकते में। इस चांटे का असर यह हुआ कि ईतू का गाल फूल के तिगुना। बस उंगलियां उछलती तो कुछ देर में चली जाती, लेकिन सीत तो यूं जाने वाली थी नहीं। ईतू को लांजी से ही सीत निकलना शुरू हो गई थी। ऊनी कपड़े हों या जरा भी गड़ने वाले कपड़े या कोई थोड़ी मोड़ी सी भी रगड़, लाल लाल चकत्ते निकलने लगते, खुजली चलती और काफी समय तक ददौरे बने रहते। मैडम की सिट्टी पिट्टी गुम। उन्हें नहीं पता था ये क्या हो गया। चांटे तो उनने यकीनन बहुत मारे होंगे, लेकिन किसी चांटे का परिणाम ये ना हुआ होगा। बात ऊपर तक गई, लेकिन फिर आई गई हो गई। कोई और अभिभावक होता या कोई और समय होता तो शायद बात तूल पकड़ती। यह सन 84 का साल था। दंगे भड़के, सराफा, नरघैया, कमानिया गेट आदि सारे लगे हुए इलाकों में कर्फ्यू लगा। छज्जे से कभी दौड़ भाग दिखाई देती, कभी गश्त करती पुलिस, और जब कुछ नहीं तो झट गली में घुस के 25 पैसे की धनिया और 5-5 पैसे की गोली और नड्डे भी ले आते। कुछ समय बाद ही भोपाल की भयावह गैस त्रासदी की खबर आई। जनरल प्रमोशन मिलने वाला था। शालू चौथी पास होने वाली थी। परिवार ने कुछ छुट्टियां नानी के यहां गुजारी, कुछ माखन के साथ लांजी में। गर्मी की छुट्टियों के बाद 5वीं की शुरुआत। 5वीं की शुरुआत में ही माता का प्रकोप शुरू हुआ। शालू को एक बार माता निकल चुकी थी, यह दूसरी बार थी। बड़ी माताएं पूरी प्रचंडता के साथ। सिर के पूरे बाल गिर गए, शरीर सिकुड़कर आधा हो गया। दवाई तो बड़ी माता में भी सर्दी बुखार की ही दी जाती थी। नीम टांगना, नीम के पानी से नहलाना आदि उपाय और उपचार पूरे महीने चले। माता वैसे तो 7 दिनों में चली जाती थी, शालू थी तो पूरा महीना रही। आहार बस दूध रोटी और मूंग की दाल का पानी। पूरे शरीर की परत निकली। हाथ के पंजों और पांवों की तलुओं की तो आलू के पापड़ सी मोटी मोटी। फिर जब शालू के बाल आए तो कड़क कड़क आए, पहले के जैसे नरम नहीं।